हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। उत्तराखंड पीजीटी बायोलॉजी का आपका पेपर 12 जुलाई को होना है। तो उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये आपके यूपी पीजीटी में इस बार पूछे गए हैं, करंटली जो एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना लेंदी पेपर बना था। कुछ क्वेश्चन है, पूरा पेपर तो नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दीर्घ दूरी के प्रवास के दौरान पक्षियों में निरंतर उड़ान के लिए समन्वित शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उस उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए जो प्रवासी उड़ान की तैयारी एवं निष्पादन को दर्शाता है। दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए संचित वसा का उपयोग, अति भोजन के माध्यम से वसा भंडार का संचय, पर्यावरणीय संकेतों का उपयोग करके दिशात्मक उड़ान का प्रारंभ, निरंतर उड़ान के लिए चयापचय दर एवं पेशी दक्षता का समायोजन। इसी को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको सीक्वेंस बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आएगा सेकंड नंबर, फिर आएगा फोर्थ, फिर फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सा कथन जन्मजात व्यवहार का लक्षण दर्शाता है? विच स्टेटमेंट्स करेक्टराइज इनेट बिहेवियर? विकल्प हैं, परीक्षण त्रुटि के माध्यम से अर्जित व्यवहार, बिहेवियर एक्वायर्ड थ्रू ट्रायल एंड एरर लर्निंग प्रोसेसेस, आनुवंशिक रूप से निर्धारित और सभी में समान रूप से व्यक्त व्यवहार, बिहेवियरी जेनेटिकली प्रोग्राम्ड एंड एक्सप्रेस्ड यूनिफॉर्मली अक्रॉस इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों में यादृच्छिक भिन्नता दर्शाने वाला व्यवहार, बिहेवियर शोइंग रैंडम वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल्स विदाउट पैटर्न, या डी, अनुभव और पर्यावरण से निरंतर परिवर्तन होने वाला व्यवहार, बिहेवियर कंटिन्यूसली अल्टरेट थ्रू एक्सपीरियंस एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आनुवंशिक रूप से निर्धारित और सभी में समान रूप से व्यक्त व्यवहार। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, रक्तचाप और रक्त आयतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य धमनी दाब हृदय निर्गम और कुल परिधीय प्रतिरोध पर निर्भर करता है। रक्त आयतन में वृद्धि शिरा प्रवाह को बढ़ाती है, जिससे हृदय निर्गम बढ़ सकता है और सामान्य शारीरिक परिस्थितियों में धमनी दाब में वृद्धि हो सकती है। थर्ड, प्लाज्मा प्रोटीन ऑन्कोटिक दाब उत्पन्न करके रक्त आयतन बनाए रखने में योगदान करते हैं, जो द्रव विनिमय को प्रभावित करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा संयोजन सही है? ठीक है, कौन सा सही है फिर ये बताना है। विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, तो कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सारे क्या हैं? सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉलीकीटा में कौन सी संरचना मुख्य रूप से संचलन तथा श्वसन दोनों को बढ़ाती है? विच स्ट्रक्चर प्राइमरली इन्हांसेस बोथ लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन इन पॉलीकेट्स? तो कौन सी है फिर? पैरापोडिया, क्लेटेलम, प्रोस्टोमियम या फिर नेफ्रीडिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैरापोडियम। क्वेश्चन नंबर 5 है, समान विचरण वाले दो स्वतंत्र नमूनों की तुलना टी परीक्षण से की गई, प्राप्त टी मूल्य निर्दिष्ट महत्व स्तर पर सारणीबद्ध मान से अधिक है। सही व्याख्या क्या है? टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स विथ इक्वल वेरिएंस आर compared using a t-test, the calculated t-value exceeds the critical value at a given significance level. What is the correct interpretation? जनसंख्या माध्य समान है परंतु विचरण भिन्न है, जैसा टी परीक्षण दर्शाता है। शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है और अंतर केवल संयोग से होने की संभावना कम है। नमूना माध्य समान है और अंतर केवल यादृच्छिक विचरण के कारण है। उच्च टी मूल्य सामान्य वितरण की पुष्टि करता है, जिससे सभी स्थितियों में परिमितीय परीक्षण उचित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं कितना लेंदी पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अब पीजीटी की भी बात कर रहे हैं तो लेंदी होना भी बनता है। ठीक है, पैरामीशियम में अंतः कोशिकीय पाचन का अध्ययन करने के लिए किए गए एक प्रयोग में यीस्ट कोशिकाओं को कांगो रेड नामक पीएच संवेदी रंग से रंगा गया। निगलने के बाद खाद्य रिक्तिका का रंग लाल से हरे में बदल जाता है। यह अवलोकन सबसे सटीक रूप से क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है फिर? पाचन के दौरान रिक्तिका क्षारीय हो जाती है, यीस्ट कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण करती है,
रंग रिक्तिका के भीतर रासायनिक रूप से विघटित हो जाता है। एंजाइमीय क्रिया के कारण रिक्तिका का वातावरण अम्लीय हो जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कृत्रिम एवं प्राकृतिक वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृत्रिम वर्गीकरण सीमित एवं आसानी से देखे जाने वाले लक्षणों पर आधारित होता है और असंबंधित जीवों को एक साथ रख सकता है। प्राकृतिक वर्गीकरण उनके लक्षणों को सम्मिलित करता है और समग्र समानताओं तथा विकासीय संबंधों को दर्शाता है। कृत्रिम वर्गीकरण अपनी सरलता के कारण वंशानुगत संबंधों को बेहतर दर्शाता है। प्राकृतिक वर्गीकरण अधिक स्थिर होता है क्योंकि यह विभिन्न आकृतिक, शारीरिक एवं आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रखता है। उसके बाद आपके इंग्लिश में है, फिर आप इसके ऑप्शंस कौन से सही है वो बताना है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है। आधा घंटा तो इसको पढ़ने में ही चले जाएगा, इतना लेंथी पेपर है। कीटनाशकों का कौन सा समूह स्तनधारियों के लिए अधिक विषैला होता है परंतु क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बनों की तुलना में कम स्थायी होता है? विच ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इज मोर टॉक्सिक टू मैमल्स बट लेस परसिस्टेंट दैट क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन? ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स, वनस्पति कीटनाशक, बोटनिकल्स या सेमियोकेमिकल्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, एमनियोट्स में अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां भ्रूणीय परतों के समन्वित मुड़ने से बनती है और विकास के दौरान विशेष कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भ्रूणीय विकास के दौरान इन झिल्लियों के कार्यात्मक एकीकरण को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? कौन सा है फिर? ऑप्शन है, एमनियन सीधे पोषण के परिवहन में भाग लेता है जबकि योल्क सैक मुख्यतः गैसीय विनिमय करता है। कोरियन सबसे भीतरी झिल्ली बनाता है जबकि एलेंटॉइस योक संग्रह करता है। योक सैक और एमनियन मिलकर अंडज एमनियोट्स में प्लेसेंटा बनाते हैं। एलेंटॉइस उत्सर्जन एवं श्वसन विनिमय में योगदान देता है और कोरियन के साथ संवहनी संपर्क बनाता है जबकि एनियन द्रव से भरा सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उभयचरों में अभिभावकीय देखभाल की रणनीतियाँ मुख्यतः किसके लिए अनुकूल होती है? पेरेंटल केयर स्ट्रेटजी इन एम्फीबियंस आर मेनली अडेप्टेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके लिए होती है फिर? प्रजनन को कम करना, प्रतियोगिता बढ़ाना, शिकार के जोखिम को कम करना या उत्परिवर्तन को बढ़ाना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिकार के जोखिम को कम करना। क्वेश्चन नंबर 11, जलीय परितंत्रों में तापमान बढ़ने पर उपापचयी दर की घातीय वृद्धि मुख्यतः किस कारण होती है? इन एक्वेटिक इकोसिस्टम द एक्सपोनेंशियल राइज इन मेटाबॉलिक रेट विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर इज प्राइमरी एट्रीब्यूटेड टू? अणुओं की गति बढ़ने से एंजाइम नियंत्रित जैव रासायनिक अभिक्रियाएं तीव्र होती है। लवणता में कमी परासरण संतुलन और उपापचय को प्रभावित करती है। जल का अधिक घनत्व शारीरिक क्रियाओं को सुगम बनाता है। जल में ऑक्सीजन की बड़ी घुलनशीलता उपापचयी प्रक्रियाओं को बढ़ाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक मरुस्थलीय कशेरुकी नाइट्रोजन उत्सर्जन में जल हानि घटाता है और पलायन के समय तीव्र कंकालीय पेशी संकुचन दिखाता है। कौन सा स्पष्टीकरण दोनों अनुकूलों को जोड़ता है? A desert vertebrates minimize water loss during nitrogen excretion and shows rapid skeletal muscle contraction during escape. Which explanation integrates both adaptation? यूरियोटेलिज्म में जल संरक्षण आवश्यक नहीं है जबकि सार्कोमियर कैल्शियम स्वतंत्र संकुचन से छोटे होते हैं। यूरिकोटेलिज्म न्यून जल से नाइट्रोजन हटाता है जबकि एटीपी चालित एक्टिन मायोसिन स्लाइडिंग संकुचन कराती है। अमोनोटेलिज्म जल हानि घटाता है जबकि संकुचन एटीपी स्वतंत्र एक्टिन बहुलीकरण पर निर्भर है। यूरिया ठोस रूप में उत्सर्जित होता है जबकि पेशी संकुचन निष्क्रिय प्रत्यास्थ पुनरावर्तन से होता है। तो क्या होगा फिर इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, वर्गीकरण के किसी विशेष स्तर पर जीवों के समूहों को क्या कहा जाता है? A group of organisms at a particular level of classification is called?
इतने टफ क्वेश्चन के बीच में एक इजी क्वेश्चन देके मनोबल को बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो बताइए फिर क्या होगा, प्रजाति, वंश, टैक्सॉन या संघ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टैक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैव औषधि उत्पादन हेतु प्रयुक्त ट्रांसजेनिक गाय किस स्तर तक उपचारात्मक प्रोटीन उत्पन्न कर सकती है। अ ट्रांसजेनिक काउ यूज्ड इन बायोफार्मिंग कैन पोटेंशियली प्रोड्यूस विच लेवल ऑफ थेरेप्यूटिक प्रोटीन आउटपुट। किसी भी कार्यात्मक या चिकित्सीय उपयोगी प्रोटीन का अभाव, केवल एक रोगी के उपचार हेतु पर्याप्त प्रोटीन मात्रा, सीमित मात्रा में उपचारात्मक प्रोटीन जिनका उपयोग सीमित हो, हीमोफीलिया हेतु फैक्टर 9 जैसे प्रोटीन की वार्षिक वैश्विक आवश्यकता की पूर्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, एक फसल जो ताप, प्रकाश और जल की अनुकूल स्थितियों में उगाई जाती है पर्याप्त स्थूल पोषक तत्वों के बावजूद कम वृद्धि दिखाती है जब तक एक विशेष सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं दिया जाता, जिसके बाद वृद्धि बढ़ जाती है। सीमित कारकों के संदर्भ में इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है। सीमित कारक केवल अत्यधिक तनाव में कार्य करते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में प्रभाव नहीं डालते। वृद्धि कुल पोषक उपलब्धता पर निर्भर है और सूक्ष्म पोषक की कमी का प्रभाव नगण्य होता है। लिबिक का नियम कहता है कि न्यूनतम उपलब्ध कारक अन्य की प्रचुरता के बावजूद वृद्धि सीमित करता है। सेल्फोर्ड का नियम कहता है कि वृद्धि तभी अधिकतम होती है जब सभी कारक उच्चतम स्तर पर हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इकाइनोडर्म लार्वा प्रारंभ में द्विपार्श्वीय सममिति प्रदर्शन करते हैं और बाद में अरीय सममित वयस्क में परिवर्तित होते हैं। स्टार फिश में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लार्वा रूप एवं कायांतरण के संदर्भ में इस विकासात्मक परिवर्तन को सर्वश्रेष्ठ रूप से समझाता है। कौन सा समझाता है फिर। प्लूटियस लार्वा प्रारंभ में अरीय सममिति प्रदर्शित करते हैं जो वयस्क विकास के दौरान बनी रहती है। आरिकुलेरिया लार्वा सिस्ट बनाकर बाद में अरीय सममिति किशोर स्टारफिश में परिवर्तित होता है। बिपिनेरिया लार्वा बिना किसी संरचनात्मक पुनर्गठन के केवल सिलियरी बैंड के क्रमिक लोब द्वारा सीधे वयस्क स्टारफिश में विकसित हो जाता है। ब्रैकियोलारिया लार्वा किसी आधार से जुड़ता है जिसके बाद आंतरिक संरचनाओं का व्यापक पुनर्गठन होता है और वयस्क में पंच अरीय सममिति विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक रोगी में आवधिक ज्वर, यकृत प्लीहा, वृद्धि तथा एरिथ्रोसाइट्स में अंतःकोशिकीय परजीवी पाए जाते हैं जबकि दूसरे में दीर्घकालिक लसिका अवरोध से हाथी पांव होता है। कौन सा विकल्प कारक जीव संचरण और रोग जनन का सही संबंध दर्शाता है। एंटामीबा दूषित भोजन से एरिथ्रोसाइट्स को संक्रमित करता है जबकि एस्केरिस ऊतक आक्रमण से लसिका अवरोध करता है। लिस्मेनिया सैंडफ्लाई से एरिथ्रोसाइट्स को संक्रमित करता है जबकि एंसिलोस्टोमा वयस्क लसिका वाहिकाएं अवरुद्ध करते हैं। प्लाज्मोडियम मच्छर से एरिथ्रोसाइट्स को संक्रमित कर आवधिक ज्वर उत्पन्न करता है जबकि वुचेरिया मच्छर से लसिका अवरोध करता है। ट्रिप्नोसोमा ततत्से मक्खी से एरिथ्रोसाइट्स को संक्रमित करता है जबकि टीनिया लार्वा प्रवास में लसिका क्षति करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 18 है, एंटामीबा हिस्टोलिका संक्रमण के संचरण का प्रमुख माध्यम क्या है। प्रत्यक्ष त्वचा संपर्क, वायुजनित बूंदें, दूषित भोजन और जल या कीटवाहक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूषित भोजन और जल। क्वेश्चन नंबर 19, यद्यपि हर्डमैनिया और एम्फियोक्सिस दोनों प्रोटोकॉर्डेट्स के अंतर्गत आते हैं, उनके वयस्क संगठन में विपरीत उत्क्रांतिक प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कॉर्डेट लक्षणों तथा शरीर योजना के संदर्भ में इस अंतर को सर्वश्रेष्ठ रूप से स्पष्ट करता है। हर्डमैनिया और एम्फियोक्सिस दोनों वयस्क अवस्था में कॉर्डेट लक्षणों का पूर्णतः लोप दिखाते हैं परंतु उनकी लार्वा की सममिति में अंतर होता है। हर्डमैनिया और एम्फियोक्सिस दोनों में कशेरुक स्तंभ होता है परंतु वे अपने भोजन और आवास में भिन्न होते हैं। हर्डमैनिया में केवल लार्वा अवस्था में कॉर्डेट लक्षण पाए जाते हैं तथा वयस्क अवस्था में यह स्थिर और अपकर्षित होता है जबकि एम्फियोक्सिस जीवन भर मूलभूत कॉर्डेट लक्षणों को बनाए रखता है
तथा इसमें नोटोकॉर्ड स्थायी रहता है। हर्डमेनिया जीवन भर नोटोकॉर्ड और डोर्सल नर्व कॉर्ड बनाए रखता है, जबकि एम्फियोक्सस वयस्क अवस्था में कॉर्डेड लक्षणों का अपकर्ष दिखाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा समान पूर्वज का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करता है? कौन करता है? फिर समझा संरचनाएं, समान आवास, समान व्यवहार या समरूप संरचनाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्तनधारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुगाली करने वाले जंतु जैसे गाय और भैंस में बहुकक्षीय अमाशय होता है, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा सेल्यूलोज के अपघटन में सहायता करता है। भेड़ मुख्यतः ऊन उत्पादन के लिए पाली जाती है, जबकि बकरी दूध और मांस उत्पादन से संबंधित होती है। कृंतक कृषि उत्पादकता में सकारात्मक योगदान देते हैं और फसलों को महत्वपूर्ण क्षति नहीं पहुंचाते। तो इनमें से कौन कौन सही है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट और सेकंड सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल और नन सिद्धांत के अनुसार क्रिया विभव का सही वर्णन कौन सा है? क्रिया विभव उत्तेजना की तीव्रता के अनुसार बदलता है। सोडियम चैनल उत्तेजना के दौरान आंशिक रूप से ही खुलते हैं। एक बार सीमा प्राप्त होने पर पूर्ण डीपोलराइजेशन हमेशा होता है। पोटेशियम चैनल संकेत का आयाम को नियंत्रित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में एक बड़ा मांसाहारी कानून संरक्षण के बावजूद घट रहा है, जहां आवास विखंडन, शिकार की कमी और मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है। सीमित संरक्षण सफलता का उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? विखंडन जीन प्रवाह सीमित करता है, जबकि शिकार की कमी और संघर्ष मृत्यु दर बढ़ाते हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष मुख्यतः शाकाहारियों को प्रभावित करता है, मांसाहारी कम प्रभावित होते हैं। शिकार की कमी प्रतिस्पर्धा घटाती है, जिससे बिना आवास संपर्क के जनसंख्या स्थिर रहती है। कानूनी संरक्षण से पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित होती है और गिरावट प्राकृतिक चक्र का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 24, तनाव की स्थिति में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की क्रिया का सही वर्णन कौन सा है? ये यकृत और गुर्दों में प्रोटीन को ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। वे सीधे इंसुलिन स्राव को बढ़ाते हैं। वे मांसपेशियों में ग्लाइकोजन भंडारण करते हैं। वे ग्लूकोज संश्लेषण की सभी प्रक्रियाओं को अवरुद्ध करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस संघ की विशेषता एक छिद्रयुक्त शरीर तथा जल परिसंचरण के लिए नलिका तंत्र की उपस्थिति है? प्लेटिहेल्मिन्थीज, सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरा या फिर एनिलिडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉरीफेरा। ठीक है। अगर विजय एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।